हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्या हुआ? आपको लग रहा होगा मैं मुंह क्यों छुपाया हूं? क्योंकि टीम इंडिया के परफॉर्मेंस ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। लेकिन फिर भी मैं बेशर्म हूं तो मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि जब खेलने वाले बेशर्मी दिखा सकते हैं, टीम बनाने वाले बेशर्मी दिखा सकते हैं, तो मैं तो सिंपल सा मैच एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं तो पूरी तरीके से बेशर्म हो सकता हूं। तो पूरी तरीके से बेशर्मी के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और इन बेवकूफों की, इन कामचोरों की मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान वाले बोलते हैं हर सीरीज हारने के बाद कि अब पाकिस्तान का पोस्टमार्टम होना चाहिए, पाकिस्तान की टीम का पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उसी तरीके से अब मैं भी डंके की चोट पर आवाज उठाता हूं कि इंडियन टीम का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए। सबसे पहले अगरकर और गंभीर, इन दोनों का भी पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही टीम को उस कंडीशन में लाके छोड़ दिया है कि टीम की सर्जरी भी होनी चाहिए, और अगर कोई अपेंडिक्स है तो उसे निकाल के भी फेंकना चाहिए। और वो अपेंडिक्स का काम अभी इस वक्त मेरे ख्याल से अगरकर और गंभीर बखूबी निभा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, निकाल देना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? और टीम इंडिया में ऐसे ऐसे कौन से बदलाव होने चाहिए, खासकर टेस्ट और वनडे में? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है, आप लोग जैसा आज काला दिन एक तरीके से बोल सकते हैं, ब्लैक डे फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इन ओडीआई। तो आज इंडियन टीम न्यूजीलैंड से बहुत अच्छे से मैच हार चुकी है, और मैच हारने के साथ साथ सीरीज भी हार चुकी है। तो दोस्तों, मेरे क्रिकेट के दीवानों, प्रेमियों, तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में फाइनली वो दिन आ ही गया, वो काला दिन आ ही गया, जहां पर न्यूजीलैंड ने, यानी ब्लैक कैप्स ने, पहली बार भारतीय जमीन पर ओडीआई सीरीज जीती है। मतलब इतने सालों के क्रिकेट इतिहास में जो हमारे पुरानी टीम इंडिया के प्लेयरों ने नहीं किया था, वो हमारे इस नई जनरेशन ने करके दिखा दिया है। साथ ही साथ बुरी खबर यह है कि हम न्यूजीलैंड की बी टीम से हारे। पहले जो न्यूजीलैंड की टीम आती थी वो प्राइम न्यूजीलैंड की टीम होती थी, और इस बार हम ऐसी टीम से हारे हैं जो न्यूजीलैंड बी टीम है। और हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अगर क्रिकेट खेलते हुए न्यूजीलैंड की बी टीम से हार रहे हैं, इसका मतलब कि भाई नॉर्मल सर्जरी, जो भी कटर होता है, जो भी सर्जरी करते हैं, उससे अब नहीं, अब या तो कोयता या तलवार, इन सब जैसे बड़े हथियारों से अब पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। तो चलिए पोस्टमार्टम करते हैं, मैच एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मैच में क्या घटित हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इनिंग की। तो न्यूजीलैंड की पारी की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो टॉस जीतकर शुभमन गिल ने सबसे पहले बॉलिंग चूज किया। जैसा कि मैंने अपने मैच प्रीव्यू में भी बताया था कि अगर आप टॉस जीत रहे हो और अगर आप चेज कर सकते हो अच्छे से, तो आपको बॉलिंग ही चूज करना चाहिए, और वही हुआ। और उसका फायदा भी मिला, ऐसा लगा। शुरू में 5 रन पे ही न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जिसका मुझे डर था, जो मैंने मैच प्रीव्यू में भी बताया था कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है डैरिल मिचेल, उसका विकेट हमारे इंडियन बॉलर के पास, मतलब उसका विकेट लेने की शक्ति ही नहीं है हमारे इंडियन बॉलरों में, या कोई कमजोरी ही नहीं डैरिल मिचेल ने शो किया है पूरे सीरीज में कि हमारे बॉलर एक लेंथ पे बॉल डाल सके, और वही हुआ। तो डैरिल मिचेल और फिलिप्स, ये दोनों जन मिडल ओवर में आके 219 रन, बहुत बड़ा स्कोर है, 219 रनों की रिकॉर्ड पारी, यानी रिकॉर्ड पार्टनरशिप की, और टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी वहीं पे तोड़ दी। बॉलिंग लाइनअप की रीढ़ हड्डी वहीं पे टूट चुकी थी जब ये दोनों 219 रन बना लिए थे। लेकिन 45 ओवर के बाद जैसे ही फिलिप्स और डैरिल मिचेल आउट हुए, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 350 भी क्रॉस हो जाएगा, लेकिन जैसे आउट हुए फिर भी हमारी बॉलिंग बीच के 1-2 ओवर अच्छा की 46 ओवर के बाद, लेकिन फिर भी 337 रन का स्कोर आखिरी के बैट बॉलर आके बना के चले गए। तो 338 रन का टारगेट हमें मिला, और हमारे जो पूरे बॉलिंग अटैक है, सिर्फ मोहम्मद सिराज को छोड़ के, और अर्शदीप ने भी विकेट लिया इसलिए अर्शदीप को भी माफी दे सकते हैं, तो सिर्फ सिराज को छोड़ के बाकी सभी ने दिल खोल के रनों को लुटाया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सिराज कंजूस बॉलर है, उसके बैंक अकाउंट में रनों की कमी है, इस वजह से वो ज्यादा खर्च नहीं कर पाया। लेकिन बाकी इंडियन बॉलर के पास ऐसा लगा कि अकाउंट में रनों का अंबार पड़ा है,
उनके पास कुबेर का खजाना है और वो लोग मन चाहे तरीके से न्यूजीलैंड को रन सौंप रहे थे, क्योंकि बॉलिंग लाइन लेंथ कोई नहीं थी, कोई भी पिच का अगर देखा जाए तो एनालिसिस नहीं था भाई। अगर आप स्पिनर अगर आप फास्ट बॉल डाल के, रविंद्र जडेजा की बात कर रहा हूं, अगर आप फास्ट बॉल डाल के सोचो मुझे स्पिन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भाई तुम थोड़ा बॉल स्लो करके देखो, क्या पता तुम्हें विकेट मिल जाए, क्या पता तुम्हें कुछ रन मिल जाए। लेकिन जडेजा ने कोई भी अपने बुद्धि विवेक का कुछ भी प्रयोग नहीं किया। कुलदीप आए, वो भाई 5 ओवर में 40 रन दे चुके थे, एंड में आके एक आध विकेट मिल गया, वो भी ऐसा नहीं कि अगर बैट्समैन वो स्ट्रेट शॉट मारता तो वो भी नॉट आउट रहता, लेकिन उस बैट्समैन भी नहीं बोलूंगा, वो तो बॉलर ही नहीं, विकेट कीपर था आई गेस है, एक बार कंफर्म करना, मुझे तो याद है कि उनका विकेट कीपर था न्यूजीलैंड का, जिसने रिवर्स स्वीप मारने गया और एलबीडब्ल्यू हो गया। तो अगर वो भी अगर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता तो विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी। तो हमारे दोनों स्पिनर मिडल के ओवरों में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और इस वजह से इंडिया को 338 रनों का विशाल टारगेट मिला। हालांकि इस छोटे से ग्राउंड पर और ऐसी पिच पर यह टारगेट काफी छोटा था, लोगों को यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड अभी भी 20-25 रन शॉर्ट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के बॉलरों ने दिखाया कि ऐसी पिचेस पे अगर आप अच्छी बॉलिंग करोगे तो भी इतना चाहे कितना भी छोटा टोटल हो उसको आप डिफेंड कर लोगे। हालांकि न्यूजीलैंड के बॉलरों का साथ हमारे बैट्समैनों ने भी दिया, क्योंकि हमारे बैट्समैनों ने जो बकचोदी वाले शॉट्स खेल के आउट हुए, ऐसा लगा ही नहीं कि ये बैट्समैन है, ऐसा लगा कि ये 12वें-13वें नंबर के बैट्समैन है या बॉलर हैं, जिनको जबरदस्ती हमने टॉप ऑर्डर में खिलाए हैं। अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग यानी इंडिया की इनिंग की, जो कि चेस करनी उतरी थी 338 रन का विशाल टारगेट। मैं विशाल ही बोलूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बैट्समैन खेले हैं उस हिसाब से ये काफी बड़ा टारगेट था। तो अगर शुरुआत की बात किया जाए तो शुरुआत बहुत खराब हुआ, हमारे दोनों ओपनर बहुत ही खराब खेले। शुभमन गिल पे वैसे भी मुझे कोई भरोसा नहीं होता है, भले ही हमारी इंडियन टीम का कैप्टन हो, लेकिन शुभमन गिल पे मैं 1% भी भरोसा नहीं करता हूं बड़े या क्रूशियल मैचेस में, क्योंकि आज तक कभी शुभमन गिल ने कोई बड़ा मैच या क्रूशियल मैच में कोई भी मैच विनिंग पारी नहीं खेली या कोई भी बड़ी पारी नहीं खेली है, तो उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। भरोसा किस पे था? रोहित शर्मा पे था। और मैं अपने लाइव रिएक्शन वीडियो में भी बता रहा था कि रोहित शर्मा आज हो सकता है सेंचुरी मारेगा, लेकिन रोहित शर्मा ने पिछले 2 मैच में जो बकचोदी वाले शॉट खेल के आउट हुए थे उसको कंटिन्यू रखा है। अब भले ही आप लोग हिटमैन के बहुत सारे प्रो मैक्स वाले सपोर्टर हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोहित शर्मा ने खराब बैटिंग की है, तो भाई उसके मुंह पे तमाचा भी होना चाहिए। अगर ऐसी बैटिंग आगे कंटिन्यू करता है तो मेरे हिसाब से 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की बिल्कुल भी जगह नहीं बनती, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदाराना शॉट एक बड़े प्लेयर से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आए, और वो दोनों भी अपना विकेट ऐसे देके गए हैं जैसे कोई लड्डू किसी बंदर के हाथ में थमा देता है। मतलब बंदर भी एक तरीके से अगर जब तक कुछ हाथ पैर नहीं मारते उनको ना मिले, लेकिन यहां से वो खुद ही ले जाके दे दिए, ले भाई मेरा विकेट। तो दोनों जन आए और गए, और एक टाइम पे टीम इंडिया का स्कोर 71 फॉर 4 विकेट हो चुका था। उसके बाद विराट कोहली और रेड्डी भाई, ये दोनों जो है पारी को संभालने का काम किए। हालांकि इसमें आधा ज्यादा तो रेड्डी नहीं खेला है, विराट कोहली को तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला एक तरीके से जब तक रेड्डी था। आप अगर स्टैट्स देखेंगे तो दोनों की पार्टनरशिप में तो मेरे ख्याल से 60-70% बॉल तो रेड्डी खेला है, विराट कोहली को बॉल खेलने को ज्यादा मिला ही नहीं। इस वजह से भी जो बीच का इनिंग अगर आप देखोगे इंडियन इनिंग का, तो वो काफी स्लो हो गया था, क्योंकि अगर आप रेड्डी का फाइनल स्कोर देखोगे तो अच्छा स्कोर दिख रहा है कि हाँ चलो 53 रन बनाए, लेकिन वो आउट होने के जस्ट पहले ही 1-2 छक्का मार दिया था, चौका मार दिया था, इस वजह से आपको वो स्कोर दिख रहा है। लेकिन अगर उस छक्के चौके के पहले अगर आप स्कोर देखोगे तो काफी खराब था। ऐसे रन चेस में अगर इतने बड़े टोटल को अगर आप चेस कर रहे हो और आप 100 का भी स्ट्राइक रेट ना मेंटेन कर पा रहे हो, जबकि एक तरफ आपके सामने इतना सीनियर प्लेयर है वो बिल्कुल डॉट नहीं कर रहा है, वो अपने 100 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके चल रहा है, लेकिन आप डॉट करते गए और प्रेशर बिल्डअप करते गए। यही हुआ रेड्डी के साथ भी, और वो आउट हुआ। उसके बाद फिर जड्डू भाई आए, वो भी कुछ नहीं किए। फिर राणा जी आए भाई, तो आज राणा जी का बल्ला चमका। हालांकि राणा जी भी बीच में एक टाइम पे उनके रन और बॉल के बीच में 8 या 10 रन का गैप था, लेकिन जो बाद में उन्होंने 2-3 छक्के लॉन्ग ऑन की तरफ मारे, पुल शॉट मारे, एक मुझे याद है एक आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ पे, एकदम स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ पे एक 6 गया था, वो भी काफी अच्छा था। तो इस तरीके से दोनों जन, चाहे रेड्डी हो चाहे राणा हो, दोनों ने जुझारू पारी खेली, लेकिन
सफलता हाथ नहीं मिली। और विराट कोहली भी अपना 54th ओडीआई सेंचुरी मारे और 124 रन की एक बेहतरीन पारी खेले। अगर उनका साथ और कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने दे दिया होता तो शायद मैच का रिजल्ट हमारे पक्ष में होता, जो कि नहीं हो पाया। तो अगर यहाँ पे कोई भी आके बोलता है कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारा है या फिर विराट कोहली की वजह से इंडियन टीम मैच हार गई है, तो उसके लिए एक ही सजा है कि उसको नंगा करो, हिमालय पर्वत पे लेके जाओ और बर्फ के पानी से उसको एटलीस्ट 24 घंटे नहलाओ। यही उसकी सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों, सजा की बात तो हो गई है, लेकिन अब एक बुरी खबर यह थी कि ऐसी पिच पर जहां मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर इंडियन टीम अच्छी खेल गई तो 350-400 मार सकती है, ऐसी पिच पर टीम इंडिया 300 रन भी नहीं बना पाई और 296 पर ऑल आउट हो गई। मतलब हमने पूरा 50 ओवर भी नहीं खेला है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? तो मेरे हिसाब से इस बुरी चीज को अगर हमें भुलाना है तो टीम इंडिया में बदलाव करने की जरूरत है। टीम इंडिया के साथ साथ हमारे सपोर्ट स्टाफ, कोच और सिलेक्टर पे भी एक बार नजर होनी चाहिए, स्पेशली चीफ सिलेक्टर, कि ये लोग अपनी मनमानी काफी कर रहे हैं। और जो द्रविड़ टीम इंडिया जिस टीम इंडिया को छोड़ के गया था, उस टीम इंडिया को पूरी तरीके से अर्श से फर्श पर लाने का ये दोनों ने काम किया, चाहे वो गौतम गंभीर हो चाहे वो अगर करो। तो चलिए अब बात करते हैं हार के मुख्य कारणों की। तो सबसे पहला है हमारे स्पिन डिपार्टमेंट का फेल होना। तो चाहे वो कुलदीप हो चाहे जडेजा, दोनों मिडल ओवरों में एकदम फीके गेंदबाज लगे। ऐसे लगे कि वो पार्ट टाइम बॉलर हैं, कोई मेन बॉलर नहीं है। दोनों जन अच्छे से रन लुटाए, दोनों जन को कोई विकेट नहीं मिला। विकेट मिला है कुलदीप को, लेकिन उसको मैं ना के बराबर ही मानूंगा, क्योंकि ऐसे विकेट का क्या मतलब जब मैच हार चुके हो और तुम आखिरी में आके एक आध विकेट ले लो तो उसको मैं 0 विकेट ही कंसीडर करूंगा। दूसरा है हमारे टॉप ऑर्डर का फेल होना। तो हमारा टॉप ऑर्डर पूरे सीरीज में फेल रहा है और हर बार यही हुआ है कि हमारे रोहित शर्मा हो या श्रेयस अय्यर हो या फिर गिल हो, अपना विकेट ऐसे दिए हैं जैसे वो उपकार कर रहे हो हमारे ऊपर या फिर न्यूजीलैंड के ऊपर, जिसके ऊपर भी मतलब गेंदबाजों के ऊपर तो उपकार ही है, क्योंकि गेंदबाज अच्छे बॉलिंग पे अगर ले तो समझ में आता है। हालांकि जो आज गिल का विकेट गया वो एक अच्छी बॉल थी, लेकिन वही हुआ, गिल जो अपनी पुरानी कमियों को आज तक ढक नहीं पाया है। गिल हमेशा आप देखोगे इन स्विंग बॉल आती है, आगे प्लेट करने जाता है, बैट और पैड का इतना गैप रहता है कि उसमें से बॉल निकल जाती है और बोल्ड हो जाता है। आप उसके बहुत सारे अगर विकेट वाले अगर देखोगे ना, वीडियो निकाल के एक हाईलाइट बन सकता है वो, और इतने सारे फ्रेम बन जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि भाई आप हर बार एक कोई रिप्ले देख रहे हो एक ही मैच का, क्योंकि हर बार वही सेम पोज देता है, सेम पोज में बॉल जाता है और सेम सिचुएशन में विकेट उड़ जाता है। तो हमारे टॉप ऑर्डर का फेल होना दूसरा बड़ा कारण था। और तीसरा था जो हमारी कमियां नहीं थी, वो थी न्यूजीलैंड की शानदार बॉलिंग। तो जिस पिच पे हमारे बॉलर बेअसर साबित हुए, उस पिच पर न्यूजीलैंड के बॉलर असरदार भी साबित हुए। और साथ ही साथ उनका जो स्पिनर लेनॉक्स था, उसने काफी कमाल की गेंदबाजी की। उस भाई ने 10 ओवर में 42 रन दिए और 2 विकेट भी लिया। तो इससे अच्छा परफॉर्मेंस और क्या हो सकता है, वो भी एक फॉरेन स्पिनर के लिए, जिसके लिए इंडियन पिचेस नहीं थी। और उस बंदे ने प्रॉपर फ्लाइट के साथ बॉलिंग किया। जिस पिच पे जडेजा के बॉल नहीं घूम रहे थे, उस पिच पे वो टर्न लेके विकेट लिया है, सोचो, वो भी इंडियन बैट्समैन का। तो ऐसा लग रहा था कि हम न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे बॉलर न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड के प्लेयर प्रॉपर इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लाइन लेंथ के साथ, फुल फ्लाइट के साथ कर रहे हैं। और हमारे चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, वो लोग जैसे न्यूजीलैंड की पिचेस पे हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाते या हमारे स्पिनर को कोई स्पिन नहीं मिलता है, सेम वही हमारे जडेजा के साथ भी हुआ है और कुलदीप के साथ। तो पूरी तरीके से फ्लॉप बॉलिंग, फ्लॉप बैटिंग, और इसका नतीजा ये हुआ कि हम पहली बार न्यूजीलैंड से इंडिया में 2-1 से ओडीआई सीरीज गंवा दिए हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के लिए यह जीत ऐतिहासिक जीत है और भारत में उन्होंने पहली बार कोई ओडीआई सीरीज जीता है और अपना इस जीत का सपना पूरा भी किया। तो ब्लैक कैप्स ने आज वो कर दिखाया जो पुरानी कोई भी ब्लैक कैप्स की टीम ने नहीं कर पाया था। वो भी ये जो ब्लैक कैप्स है, ये इसकी बी टीम है, तो इस वजह से भी ये काफी बड़ी जीत बोल सकते हैं। और इसी के साथ तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों ही डैरिल मिचेल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, 2 सेंचुरी, एक बड़ी हाफ सेंचुरी बोल सकते हैं। अगर उस मैच में भी अगर वो नहीं आउट हुआ रहता तो शायद तीनों के तीनों मैच में उसकी सेंचुरी होती। तो तीनों मैच में परफॉर्मेंस के बाद डैरिल मिचेल को ही मैन ऑफ द सीरीज होना था और उसका कोई भी तोड़ हमारे इंडियन बॉलर के पास बिल्कुल नहीं था। हमारे गेंदबाजों को उसने ऐसा परेशान किया कि पूछो मत।
तो दोस्तों अब सबकी नजर रहेगी T20 सीरीज पर, जो कि 21 तारीख से शुरू हो रहा है। तो क्या भारत T20 सीरीज में वापसी कर पाएगा? आपको क्या लगता है? हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए मैच खेलते रहो, क्रिकेट मैच खेलते रहो, क्रिकेट मैच देखते रहो, एंजॉय करो मेरे वीडियोस को, मेरे ब्लॉग्स को। बाय बाय, जय हिंद।